नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर आईएएस संतोष वर्मा पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी है सरकार की कि आईएएस संतोष वर्मा को सरकार ने नोटिस तो भेज दिया, कारण बताओ, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बावजूद इसके कि संतोष वर्मा अपनी तरफ से अपना जवाब भी शायद दाखिल कर चुके, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक ऐसे बयान के बाद जिसने देश भर में सियासत को गरमा दिया, बिहार के विधानसभा तक में जिस बयान की चर्चा हो गई, आखिर उस बयान को देने वाले अधिकारी पर मध्य प्रदेश सरकार अब तक नर्म रुख क्यों अपनाए हुई है। आंकड़ों के हिसाब से हम समझने की आज कोशिश करेंगे, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो इसके पीछे आपको 2018 2023 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को देखना होगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मजबूरी क्या है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जिस समुदाय से आईएएस संतोष वर्मा आते हैं, ब्राह्मण समाज की तरफ से तो लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो आईएएस संतोष वर्मा जिस वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तय वही वर्ग करता है। 82 सीटें हैं मध्य प्रदेश में SC/SC समुदाय की, 35 सीटें SC वर्ग की है यानी अनुसूचित जाति वर्ग की, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग की यानी ST सीटें हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि आईएएस संतोष वर्मा इकलौता ऐसा उदाहरण है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पहले एक और उदाहरण भी था, वो भी हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन पहले तो हम आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में 82 सीटों में से 35 SC की है, 47 ST की है। कई बार हम आपको ये जानकारी दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनानी है तो इस वर्ग को साथ कर रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसने भी इस वर्ग को साधा, यह वर्ग जिसके साथ जाता हुआ चुनावों में दिखा, सरकार उसी की बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है, भले ही वो पूर्ण बहुमत से नहीं थी, लेकिन उस समय भी अगर देखा जाए तो सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे, बाद में निर्दलीयों के समर्थन से सरकार कांग्रेस ने बनाई। 2020 में भले ही वो सरकार गिर गई हो, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 2018 में SC/ST समुदाय की ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बात के आंकड़े भी है कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 47 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। 16 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक सीट सुरेंद्र सिंह शेरा, जो बतौर निर्दलीय विधायक जीते थे, उन्होंने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था। तो 47 में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती। कमोबेश यही हाल SC सीटों पे हुआ, सरकार कांग्रेस की बनी। लेकिन इसी से बीजेपी ने एक सबक लिया। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2018 में बीजेपी जली तो फिर उसने एक झड़ी लगा दी। जब 2020 में उसके हाथ में सत्ता आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में टंट्या मामा का जो बलिदान दिवस है उसे मनाना भी शुरू किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही बिरसा मुंडा जयंती भी बनी। जनजातीय गौरव दिवस भी मध्य प्रदेश में ही आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जनजातीय समुदाय से आने वाली रानी कमलापति के नाम पे उसका नामकरण हुआ। हम बात करें जबलपुर में तो जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शिरकत करने पहुंचे। तो ये बताता है कि बीजेपी ने 2018 में जब सत्ता खोई अपनी, तो उसने अपना होमवर्क किया। उसने देखा कि ज्यादातर सीटों पर जहां पे उसके लोग जीते थे 2013 के विधानसभा चुनाव में, उस पर तो कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। तो बीजेपी को समझते देर नहीं लगी कि अगर सत्ता पानी है तो SC/ST समुदाय को साथ में लेकर चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसलिए मध्य प्रदेश में अगर आपने देखा होगा कि सीधी में जब एक घटनाक्रम होता है, एक शख्स के ऊपर बीजेपी का एक कथित जो कार्यकर्ता होता है, वो वहां पे जो कृत्य वो करता है, उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसे अपने घर पे बुलाते हैं, मुख्यमंत्री निवास पे, और बाकायदा उसके पैर धोते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उससे उस कृत्य के लिए माफी मांगते हैं जिसने देश भर में मध्य प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया था। आदिवासी समुदाय में भी ऐसा ही है। 47 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, और इन 47 सीटों को अगर देखें या फिर 35 SC समुदाय की सीटों को देखें, कुल 82 सीटें हो जाती है। इसमें तो सीधे सीधे फैसला हार और जीत का यह समुदाय तय करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं
जहां पर उम्मीदवार के वोट का एक बड़ा जो हिस्सा है वो इस समुदाय के हाथ में आता है। हमने आपको 2018 की बात बताई, लेकिन बीजेपी ने से सबक लिया, वो भी हमने आपको बताया कि बिरसा मुंडा जयंती हो, जनजाति गौरव दिवस हो, टंट्या मामा का बलिदान दिवस हो, या फिर हम रानी कमलापति स्टेशन की बात करें या जबलपुर कार्यक्रम की बात करें, तो आखिरकार जब बीजेपी ने इससे सबक लिया तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कमबैक कर दिया। एससी समुदाय की 35 में से अगर हम बात करें तो 26 सीट बीजेपी जीत जाती है, 9 सीट कांग्रेस के हाथ आती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 47 सीटों में से बीजेपी के पास जो एसटी समुदाय की सीट है उसमें 25 सीटें हैं। अभी भी 21 सीटें उसमें से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास है, यानी सिर्फ 4 सीटों का अंतर है एसटी वर्ग की सीटों में अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिर भी सत्ता बीजेपी के पास है। क्यों? क्योंकि 80 सीटों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। 35 में से 26 सीटें बीजेपी जीत के ले गई। सरकार बीजेपी की बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, जो 5 साल चलेगी। अब इतना बड़ा वोट बैंक है तो उसे नाराज कैसे कर दें? यही अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एक बड़ी वजह है जिसने बीजेपी की सरकार के हाथ बांध रखे हैं। नोटिस जरूर जारी किया क्योंकि गुस्सा काफी ज्यादा था। ब्राह्मण समुदाय जो है खासतौर से वो एकजुट था। कांग्रेस के नेता हो ब्राह्मण समाज से या फिर बीजेपी के नेता हो या फिर ब्राह्मण समाज खुद हो, सभी लोग एक सुर में एक साथ आइए संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की थी हाल ही में। उसमें अगर आप देखें तो जो पुष्पेन मिश्रा है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के, वो भी उसमें मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से उसमें देखा जाए तो पीसी शर्मा मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से अगर उसमें देखा जाए तो गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। कांग्रेस भाजपा के कई ब्राह्मण समाज के नेता उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया संतोष शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का। लेकिन इसके बावजूद संतोष शर्मा पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब वोट बैंक बड़ा है, उसे नाराज नहीं किया जा सकता। अब हम आपको बताते हैं कि अकेले संतोष वर्मा इकलौते ऐसे नहीं है उदाहरण। आपको याद होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने क्या टिप्पणी की थी। उसके बाद देश भर में जो विवाद खड़ा हुआ था, कोर्ट से फटकार लगी थी, लेकिन इसके बावजूद विजय शाह का क्या हुआ? आज भी वो मंत्री हैं। कल खजुराहो में कैबिनेट की बैठक में भी वो मौजूद थे। विवाद के दौरान कुछ समय के लिए वो कैबिनेट की बैठकों से दूर रहे, लेकिन डेस्टिनेशन कैबिनेट में वो पहुंचे, इंदौर में जब हुई थी। और इसके अलावा बाद जितनी भी कैबिनेट हुई हैं, भले ही वो भोपाल में हुई कैबिनेट हो मंत्रालय में या फिर डेस्टिनेशन कैबिनेट हो, विजय शाह हर कैबिनेट में पहुंचे हैं। अब आप कहेंगे कि संतोष वर्मा के प्रकरण में विजय शाह का क्या काम है? तो ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आइए संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप याद रखिए कि कार्रवाई तो विजय शाह के खिलाफ भी नहीं हुई थी। वो मंत्री थे, उन पर इस्तीफे का दबाव था, लेकिन इसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। विजय शाह जनजाति समुदाय से आते हैं। जिस शाह राजवंश से वो हैं उसका एक बड़ा असर है खंडवा में, बुरहानपुर में, हरदा में, मालवा निमाड़ के कुछ हिस्सों में, निमाड़ के लगभग ज्यादातर हिस्सों में, मालवा के भी कुछ हिस्सों में, बैतूल तक असर पड़ता है। तो अगर विजय शाह पे कोई कार्रवाई कर दी जाती तो जनजाति समुदाय के बीच में एक नकारात्मक मैसेज जाता। ऊपर से जो शाह परिवार है वो अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत है। खरगोन और खंडवा में उसका और बुरहानपुर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता। विजय शाह पे भी कार्रवाई नहीं हुई। विजय शाह ने साफ इस पूरे मामले में ये बताया कि वो कई बार माफी मांग चुके हैं। उनके कहने का उद्देश्य कहीं से भी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान को जिस तरीके से दिखाया गया, अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को कोई खेद पहुंचा हो इससे या ठेस पहुंची हो तो उन्होंने इस पर अपनी माफी भी मांगी, खेद जताया कि उन्होंने ये सब कहा। लेकिन इसके बावजूद उनका मामला पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है इंदौर में, महू में, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाइयां चल रही हैं, लेकिन विजय शाह का कुछ नहीं बिगड़ सका। और माना जा रहा है कि यही एक बड़ी वजह थी। संगठन इस बात को बखूबी जानता है कि चुनाव जो जीतना हो
तो फिर इस वर्ग को साथ के रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अगर जाहिर सी बात है संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन हो या फिर विजय शाह के खिलाफ एक्शन हो, नकारात्मक संदेश ही जाएगा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ। और इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये एक बड़ी वजह है कि ना तो विजय शाह पे कोई कार्रवाई हुई और ना ही आइए संतोष वर्मा पे कोई कार्रवाई फिलहाल होती दिख रही है। हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए MP तक।